हेलो देर, कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रोसेस ऑफ केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। ये जो डिस्कशन होने वाला है, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू द फोटोसिंथेसिस एंड नॉट द रेस्पिरेशन। बेसिकली केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है, ये हमें आइडिया बताती है कि एटीपी किसी प्लांट के अंदर कैसे बनता है जब फोटोसिंथेसिस होती है उसके बाद। ना, एक और चीज हमें समझना था कि ये जो हाइपोथेसिस है उसका मतलब क्या होता है। व्हेन आई से हाइपोथेसिस, इट मींस द बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। ये एक फैक्ट नहीं है, ये बहुत अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है कि ऐसा ही कुछ होता है, बट we have taken into consideration that this is the best possible explanation या this is the best possible way कि एटीपी बनती होगी। आई एम नॉट वेरी सर्टन अबाउट इट, स्केप्टिकल हूँ मैं, बट अभी तक जितने भी लोगों ने मुझे समझाया उसमें सबसे बेहतर एक्सप्लेनेशन यही था, तो मैंने इसको क्या बोल दिया, हाइपोथेसिस बोल दी। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है, तो सबसे पहले हमें ये ग्रीन कलर के ऑर्गेनल को समझना बड़ा ज़रूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर आप क्लोरोप्लास्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो इस क्लोरोप्लास्ट में आपको दो मेन रीजन दिख पाते हैं। एक, ये जो बाहर की तरफ है वो, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, जिसे हम लोग कहते हैं अमीन ये खाली जगह है, जिसे हम लोग कहते हैं हमारा स्ट्रोमा। और दूसरी ये चीज़, ये जो बिल्डिंग है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, वो जो बिल्डिंग है बाहर की तरफ, अंदर ही आप देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग्स, इसे हम लोग कहते हैं क्या, दिस बिल्डिंग्स आर कॉल्ड एज द ग्रैनम। दीज आर द ग्रैनम, राइट। नाउ द बिल्डिंग्स आर आपस में इंटरकनेक्टेड और ये कनेक्टेड होती है स्ट्रोमा लैमेला के द्वारा। तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लैमेला लिख रहा हूँ, राइट। नाउ स्ट्रोमा इज समथिंग जो मेरे लिए बहुत काम का है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास होते हैं एंजाइम्स, एंड दीज एंजाइम्स आर द वंस जो आगे जाके कुछ स्पेशलाइज रिएक्शंस कर पाएंगे, जिसे मैं कहता हूँ डार्क रिएक्शन, राइट। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो मेन इवेंट्स में होती है, एक तो होती है लाइट रिएक्शन और दूसरे होते हैं डार्क रिएक्शन। तो जो मैं अभी देख रहा हूँ वो लाइट रिएक्शन का एक एक हिस्सा है। सो या नाउ, अगर मैं इस ग्रैनम को देखूं और मैं थोड़ा सा इसके अंदर और ध्यान देने का प्रयास करूं, तो आई कैन गेट इन टू दिस स्ट्रक्चर, जिसे कहा जाता है क्या, जिसे कहा जाता है थाइलाकॉइड। सो जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो थाइलाकॉइड है। इसके बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है उसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बीच में जो खाली जगह होती है उसे कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन, और अंदर की जो मेम्ब्रेन होती है वो बन जाती है इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन एंड इंटर मेम्ब्रेन। और अंदर ये ग्रीन कलर की जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर माई पिगमेंट्स, बेसिकली द क्लोरोफिल। सो व्हाट आई डू इज, मैं इस आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और इंटर मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने का प्रयास करता हूं। एंड व्हेन आई डू दैट, आई गेट इनटू दिस स्ट्रक्चर विच इज प्रेटी मच सिमिलर टू द बाइलिपिड लेयर। इट्स प्रीटी मच लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ। अगर आपको याद हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हुआ करती थी उसमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता था। ऊपर की तरफ फॉस्फोलिपिड्स हुआ करते थे, फॉस्फेट्स हुआ करते थे, और नीचे की तरफ जो हमारी फैटी एसिड्स थी वो होती थी। ये हमारा ऊपर फॉस्फेट आ गया और नीचे हमारी फैटी एसिड्स हो गई। आपको पता होना चाहिए कि जो फॉस्फेट होता है, इट इज़ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, हाँ हाइड्रोफिलिक इन नेचर, और जो फैटी एसिड है वो हाइड्रोफोबिक है, इसीलिए इसे छुपा करके अंदर की ओर रखा गया है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारी फैटी एसिड्स का होता था और ये आपस में अरेंज होकर के बाइलिपिड लेयर बना देती थी, ठीक है। तो सिमिलर टू दैट एक यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर देख पा रहा हूँ, एंड यहाँ पर बाहर का जो हिस्सा है इस मेम्ब्रेन में, बाहर का जो हिस्सा है ये ऊपर वाला, दैट इज रिफर्ड टू एज द स्ट्रोमा, और अंदर वाला हिस्सा जो उसे कहते हैं ल्यूमेन, ठीक है। चलिए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये थियरी जो प्रपोज की गई थी, ये प्रपोज की गई थी बाय समबडी कॉल्ड एज पीटर मिचेल, हु इज लाइक एक्चुअली समबडी जिसके बारे में एग्जाम्स में पूछा जाता है, एटलीस्ट नीट में तो पूछ लिया जाता है कि भैया हाइपोथेसिस जो केमियोस्मोटिक थी वो किसने प्रपोज करी, या फिर पीटर मिचेल का फोटोसिंथेसिस में क्या योगदान है। ऑलराइट, अब जब आपने ये सब स्ट्रक्चर्स वगैरह समझ लिए हैं तो आपको कुछ और भी समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हमारे सूर्य देव को बुलाते हैं, एंड सूर्य देव आए, उन्होंने अपना प्रकाश फैलाया, एंड एज सुन एज द लाइट फेल ऑन दिस ऑर्गेनल, क्या हुआ, हुई दो चीज़ें। ये जो सिस्टम था जिसे मैं PS2 कह रहा था, जो 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट अब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता था, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज कर दिए, और साथ में हुआ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। मैं फिलहाल इस इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज की बात छोड़ देता हूं और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में आता हूं। तो जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं तो ये जो कंसेप्ट था ये प्रपोज किया गया था रॉबर्ट हिल के द्वारा। इन्होंने ऐसा बताया दैट ड्यूरिंग द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर
सबसे पहले पानी टूटता है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो आपने जब फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस पढ़े होंगे, कुछ ऐसा पढ़ा था आपने, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड इन क्लोरोफिल गिव्स C6H12O6 along with some oxygen and some water. तो ये जो ऑक्सीजन आ रही है स्टूडेंट्स, इट्स कमिंग बिकॉज ऑफ द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, राइट? सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गेट रिड ऑफ दिस रिएक्शन, आई डोंट नीड टू अंडरस्टैंड मच अबाउट इट, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है। तो उसकी बात ना करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चले जाते हैं हमारी थियोरी के ऊपर। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर आपको करना है तो आपको ध्यान रखना है कि भैया सनलाइट होनी बड़ी ज़रूरी है, और दूसरा हाइड्रोजन का एक्सेप्टर होना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पर हाइड्रोजन का एक्सेप्टर जो है वो फेरिसाइनाइड हो सकता था या फिर कोएंजाइम NADP हो सकता था। अगर इतना हमने समझ लिया तो हमने ये भी समझ लेना था कि जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होती, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलते, ऑक्सीजन निकलता और 4H+ निकलते। फॉर द रिएक्शन ऑफ फोटोलाइसिस टू गेट अकम्प्लिश्ड इन फैक्ट, उसको मैंगनीज, क्लोरीन और कैल्शियम चाहिए थे। अगर इन 3 में से कोई एक भी मिनरल सॉल्ट या मिनरल आयन नहीं होता तो हम देखते फोटोलाइसिस नहीं हो पाती। नाउ फोटोलाइसिस हो गया तो क्या होगा, आ जाएंगे हम इस जगह पर, आ जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन के डिस्चार्ज पर। अब इलेक्ट्रॉन जो निकले थे PS2 में से, वो पास ऑन करे जाएंगे इनटू दीज थिंग्स, जिसे कहा जाता है प्लास्टोक्विनॉन। इसे कहा जाएगा प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन क्या करता है, प्लास्टोक्विनॉन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और उसे पास ऑन कर देगा बाय दिस थिंग, जिसे कहा जाता है क्या, जिसे कहा जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स या साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स। नाउ व्हाट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स इज दिस, कि प्लास्टोक्विनॉन जब भी इलेक्ट्रॉन्स को पास ऑन करेगा साइटोक्रोम को, वो क्या करेगा, वो इस स्ट्रोमा में से बाहर के ओर से जो हाइड्रोजन थे उनको अंदर ले लेगा और पुश करेगा ल्यूमेन की ओर। तो हो ये रहा था कि स्ट्रोमा से हाइड्रोजन को अंदर ल्यूमेन में लाया जा रहा था प्लास्टोक्विनॉन के द्वारा, जब भी उसने इलेक्ट्रॉन PS2 से एक्सेप्ट करके साइटोक्रोम को देने थे। ओके, नाउ स्ट्रोमा में क्योंकि H+ जो थे वो अंदर ल्यूमेन में धकेले जाए थे, तो धीरे धीरे हम देख रहे थे H+ की मात्रा है वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। नाउ ल्यूमेन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर तो हो ही रहा था, और साथ साथ में बाहर से स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आ रहे थे, तो हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ रही थी। ठीक है, नाउ इफ यू कैन हैव अ ट्रेस और हैव अ लुक एट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पीले वाले पर आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अब साइटोक्रोम B से पहुंचा दिया गया इस कैरियर मॉलिक्यूल के पास, जिसका नाम था प्लास्टोसाइनिन, PC के नाम से इसे डिनोट करते हैं। PC प्रियंका चोपड़ा बिल्कुल नहीं है। नाउ द प्लास्टोसाइनिन वुड पास ऑन दिस इलेक्ट्रॉन टू अ कॉम्प्लेक्स कॉल्ड एज PS1, दैट इज P700। अब P700 पर जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स आएंगे PS2 वाले, और इसके ऊपर सनलाइट गिर ही रही है, आप देख पाएंगे ये पीले वाले, तो ये सनलाइट गिरी और इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोसाइनिन के द्वारा पहुंचाए गए PS1 में, वो उसे रिलीज कर देगा, इलेक्ट्रॉन्स को PS1 से रिलीज कर देगा और पहुंचा देगा Fe कॉम्प्लेक्स। Fe मतलब यहाँ पे बेसिकली फेरेडॉक्सिन है। और इसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा एंजाइम होता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज। तो NADP रिडक्टेज क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा और NADP को रिड्यूस कर देगा NADPH में। ठीक है, NADP को रिड्यूस कर देगा NADPH में। नाउ आप अगर एक चीज नोटिस कर पाएंगे कि यहां पर इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ था इस कॉम्प्लेक्स PS2 में से, गया PS1 में, इट इज नॉट रिटर्निंग बैक। तो ये जो जगह थी ये बन रही थी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कम हो रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, वो इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स निकले थे वो कंपनसेट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वापस रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो इस इवेंट को मैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कह सकता हूं। तुम बोलोगे सर ये नॉन साइक्लिक वाला तो समझ में आ गया कि भैया वापस नहीं आ रहा है, पर फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो फॉस्फोराइलेशन कहाँ हुआ, ATP कहाँ बना? तो ATP कब बनेगा स्टूडेंट्स, ATP बनेगा जब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स आएगा जिसका नाम है क्या, द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज ATPase या ATP सिंथेज,
This is ATP synthase. और दिस इज सिंथेज नॉट, इट्स सिंथेज। इसकी दो यूनिट्स होती हैं, एफ नॉट जो मेम्ब्रेन के अंदर होती है और एफ वन जो मेम्ब्रेन के बाहर प्रोट्रूड कर रही है। तो अगर आप इस पूरे की पूरी जो स्क्रीन है उसको देख पाएंगे तो आपको दो चीज समझ में आएंगी। स्ट्रोमा को जब आप देख रहे थे तो आप देख रहे थे स्ट्रोमा के अंदर हाइड्रोजन स्ट्रोमा से पहुंचा दिया जा रहा था ल्यूमेन के अंदर जब प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे थे साइटोक्रोम को। दूसरा, ये हाइड्रोजन NADP के साथ जुड़ करके NADPH बना रहा था। तो हम देख रहे थे स्ट्रोमा के अंदर लगातार हाइड्रोजन की मात्रा जो है वो कम होती जा रही थी। दूसरा, इस ल्यूमेन के अंदर आप देखते थे, क्योंकि बाहर से हाइड्रोजन अंदर आ रहे थे और दूसरा लगातार फोटोलाइसिस हो रही थी, तो हाइड्रोजन की मात्रा H+ की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही थी। तो आपने ये समझ लिया कि अंदर के तरफ ल्यूमेन में हाई कॉन्सेंट्रेशन था और बाहर की तरफ स्ट्रोमा में लो कॉन्सेंट्रेशन था। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर हो चुका है एस्टैब्लिश कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डिफरेंस। और आपको पता है चीज़ें हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करती हैं, हाई से लो। दैट मीन्स हाइड्रोजन को ल्यूमेन से जाना था स्ट्रोमा में, बट ये करने के लिए उसे पास करनी पड़ती है मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन वाज इम्पर्मिएबल टू हाइड्रोजन। सो क्या होता, अब हम मदद लेते हैं इस ATP सिंथेटेज की, या सिंथेज की, इनफैक्ट नॉट सिंथेटेज, सिंथेज। अब होता यूं कि यहां से हाइड्रोजन को पास ऑन किया जाता, दो हाइड्रोजन को पास ऑन किया जाता है इस ATP सिंथेज में से। पहले वो गुजरता है F0 में से और जाता है F1 में। जब ये F1 में जाता तो यहाँ पर ये जो F0 है ये मूव करता था काउंटर क्लॉकवाइज ये मूव करता है बेसिकली। इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे तो आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ATP सिंथेज के बारे में समझाएंगे। बट फिलहाल मैं चाहूँगा आप ये समझें कि हाइड्रोजन जब F0 और F1 से गुजरता था तो F0 और F1 के अंदर पर्टिकुलरली कन्फर्मेशनल चेंजेस आते थे, और ओइंग टू दोज चेंजेस हम ये देख पाते थे कि वो हमारे ADP को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देता कि वो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जुड़ जाए और फॉर्म कर दे ATP। ठीक है, तो आप ये देखें कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो थी वो ये चीज़ डिस्क्राइब कर पा रही थी कि ATP कैसे बना, और साथ साथ में NADPH जो बना है वो भी हम डिफाइन कर पा रहे थे कैसे बना। बोथ ऑफ दिस आर अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन of photosynthesis, and these products of light reactions would be used up for the process of dark reaction. And when I'm writing dark reaction, I would need you to understand that dark reaction is nothing but the generation of C6H12O6, that is glucose, and this is accomplished by C3 cycle and C4 cycle. तो इस C3 और C4 साइकिल का डिस्कशन किया जाएगा अगले वीडियो में। अभी उम्मीद करते हैं कि ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो आपको समझाई गई वो समझ आई होगी। इफ दैट इज द केस, आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू थिंक दैट चैनल वुड बी यूजफुल टू यू इन द फ्यूचर, you can subscribe as well. See you in the next video. Till then, take a very good care of yourself and stay at home. God bless all of us.